नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज बात करेंगे बजट को लेकर हो रही बहस पे। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश कर दिया, जिसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम मोड़ भी माना जा रहा है। और ये बजट न सिर्फ मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से निपटने की कोशिश करता है, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए विकास की स्पष्ट रोडमैप भी पेश करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, MSME, टैक्स सुधार, हेल्थ और एक्सपोर्ट, हर सेक्टर में सरकार का फोकस साफ दिखाई देता है। देखिए हमारी इस पर खास रिपोर्ट। MSME सेक्टर के लिए बड़ी राहत, 10,000 करोड़ रुपए का MSME ग्रोथ फंड, नया इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स सिस्टम होगा सरल, 5 साल में 20 नए नेशनल वाटरवे, 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर। बजट 2026 ने तय की दिशा, विकास की रोडमैप के साथ बजट, कैपेक्स पर सरकार का बड़ा दाव, इंफ्रास्ट्रक्चर बना ग्रोथ इंजन, मैन्युफैक्चरिंग को मिला सरकारी पुश, MSME सेक्टर के लिए राहत पैकेज, 10,000 करोड़ का MSME फंड, नया इनकम टैक्स एक्ट लागू, टैक्स सिस्टम होगा आसान, रेयर अर्थ कॉरिडोर पर फोकस, टेक्सटाइल एयरपोर्ट को मिलेगी बढ़त, शराब सिगरेट समेत कई चीजें महंगी, दवाई मोबाइल EV बैटरी सस्ती। बजट पर विपक्ष ने उठाए सवाल, सत्ता पक्ष ने की बजट की तारीफ, राज्यों से मिला बजट को समर्थन, कैपेक्स आधारित विकास का संदेश। बजट 2026 की सबसे बड़ी खासियत है कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 12.2 लाख करोड़ रुपए कैपेक्स के लिए तय किए हैं, जो कुल मिलाकर लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचता है। ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। लगातार बढ़ता कैपेक्स साफ संदेश देता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्थिक विकास का सबसे मजबूत मानकर आगे बढ़ रही है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देने के लिए 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। इनमें बायोफार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हाई वैल्यू सेक्टर शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य भारत को सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़े और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो। छोटे और मझोले उद्योगों को लेकर बजट में सरकार का रुख नरम और सहयोगी नजर आया। 2,000 करोड़ का टॉप अप सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। इन कदमों से MSME सेक्टर को सस्ता और आसान फाइनेंस मिलेगा, जिससे उनका विस्तार और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। टैक्स सुधारों के मोर्चे पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरकार का दावा है कि नया कानून टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाएगा, विवाद कम करेगा और टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाएगा। टैक्स पेयर और कारोबारियों दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है, जिनमें ओडिशा, केरल और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को जोड़ा जाएगा। चीन के वैश्विक दबदबे को देखते हुए ये कदम भारत की औद्योगिक और रणनीति सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट के बाद टेक्सटाइल सेक्टर को बजट में खास तवज्जो मिली है। केंद्र बजट में शराब, स्क्रैप और खनिज, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, सिगरेट इन पर टैक्स या ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ेंगी। बजट 2026 में सरकार ने कई ऐसे उत्पादों को सस्ता किया है जिनका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। खेल कूद से जुड़ा सामान सस्ता होगा। शुगर और कैंसर की दवाओं की कीमतों में कमी, कैंसर की 17 दवाएं और 7 गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती की गई है। बीड़ी की कीमतों में राहत दी गई है। चमड़े के जूते और लेदर प्रोडक्ट सस्ते किए गए हैं। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल EV की बैटरी सस्ती की गई है। बायोगैस मिश्रित CNG की कीमतों में कमी आ गई है। रसोई में उपयोग किए जाने वाले माइक्रोवेव ओवन को सस्ता कर दिया गया है। साथ ही सोलर एनर्जी से जुड़े उपकरण भी सस्ते हो गए हैं। कपड़ों की कीमतों में भी कमी आने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व CM अखिलेश यादव ने इस बजट को कहा, ये गरीब किसान और गाँव के रहने वाले लोगों के समझ से बाहर का बजट है। ये बजट गरीब के पेट नहीं भर सकता, नौकरी रोजगार दिए नहीं, सपने दिखाने वाले बजट है। गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं, नौकरी रोजगार कहाँ दिए? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र बजट 2026 की तारीफ करते हुए कहा, इस बजट में गरीब, युवा, किसानों और महिलाओं पर खास फोकस किया गया है।
बजट की दिशा और लक्ष्य भारत को एक सशक्त भारत बनाने की ओर ले जाना है। जनता की कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। केंद्रीय बजट 2026 पर भाजपा सांसद रवि किशन प्रसाद ने कहा, ये बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिनंदन करते हैं। ये विकासशील बजट है, देश की प्रगति को और आगे बढ़ाएगा। विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत और तेज गति से आगे बढ़ाया है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, निर्मला जी का। ये विकासशील बजट है। कुल मिलाकर बजट 2026 एक स्पष्ट संदेश देता है। सरकार का पैकेज आधारित विकास, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई सपोर्ट और सख्त फिजिकल अनुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को केंद्र में रखकर भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ये बजट अहम कदम साबित हो रही है। तो आपको बता दें कि बजट 2026 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 12.2 लाख करोड़ रुपए के कैपेक्स के लिए तय किया, जो कुल मिलाकर लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए से स्तर पर पहुंचाता है और अब तक ये सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। लगातार बढ़ता कैपेक्स साफ संकेत देता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्थिक विकास का सबसे मजबूत स्तंभ मानकर आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देने के लिए 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर भी फोकस किया गया। इसमें बायोफार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हाई वैल्यू सेक्टर शामिल बताया गया। सरकार का लक्ष्य है कि भारत को सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है। बता दें, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़े और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो। छोटे और मझोले उद्योगों को लेकर बजट में सरकार का रुख नरम है और सहयोगी नजर आया। बता दें कि 2000 करोड़ रुपए का टॉपअप सेल्फ रिलायंट इंडिया फ्रंट इन कदमों में एमएसएमई सेक्टर को सस्ता और आसान फाइनेंस मिलेगा, जिसमें उनका विस्तार और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि बजट 2026 जो है पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश कर दिया, लेकिन बजट पेश होने के बाद अब जो खुलकर बातें सामने आ रही हैं, इससे हम आपको रूबरू कराएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले पवन पटेल जी का स्वागत करेंगे, कांग्रेस से हैं, और साथ ही हमारे साथ शैलेंद्र यादव सपा नेता जुड़ गए हैं। पुष्प कुमार शाहू आर्थिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज डिबेट की शुरुआत में आर्थिक विश्लेषज्ञ जो पुष्प कुमार साहू जी हैं उनसे करूंगी। साहू जी, बजट में आम आदमी की जेब और जिंदगी पर कितना बड़ा असर होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तोहफा किसको दिया है? मैम, देखा जाए तो सैलरी क्लास को उम्मीद थी कि कुछ हो सकता है रियायत मिलेगी, लेकिन उन्हें नहीं दी गई इस बार। मतलब लास्ट ईयर का बजट ज्यादा अच्छा था देखा जाए तो। फिर लास्ट ईयर इनकम टैक्स स्लैब्स वगैरह बढ़ा दिए थे, बहुत बड़ा तोहफा था मतलब एक तरीके से देखा जाए सैलरी क्लास, मिडिल क्लास पर्संस के लिए। लेकिन इस साल ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं दिया गया। सस्ते में बस ये कि कैंसर पेशेंट्स वगैरह के लिए इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह ये हटा टैक्स कम हुआ है, तो वो एक अच्छा मूव है। ईवी वगैरह, बैटरीज वगैरह है, उनपे टैक्स वगैरह कम हुआ है, वो सस्ते होंगे। ओवन वगैरह, इंपोर्ट्स वगैरह, कुछ इंपोर्ट्स वगैरह को सस्ता किया गया है, तो वो एक अच्छा मूव है देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एमएसएमई वगैरह के लिए जो ये लोग स्कीम्स वगैरह लेके आए तो उससे बिजनेस ग्रो होगा और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं बेसिकली। ये बजट उस पर आया है। बिल्कुल, लेकिन जो बजट आया, पेश किया गया है, जो बजट पेश किया गया, ये कहा जा रहा है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखे ये बजट लाया गया। तो इसमें कितने लोगों को किससे फायदा होगा और किससे इसको नुकसान होगा? क्योंकि जो गरीब है, जो असहाय लोग हैं और जो साथ ही आम जनता, उस पर इनकी जेब पर कितना फर्क पड़ेगा इससे? इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो पिछले साल रियायत दी गई थी जी
वही इस साल भी वैसी की वैसी है, टैक्स रेट्स बढ़ाए नहीं गए, जीएसटी बढ़ाया नहीं गया, वो वैसे का वैसे ही है। बस ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जो लेके आए थे कॉन्सेप्ट, वो अभी भी उस पर बरकरार है। मतलब बिजनेसेस प्रमोट करना चाहते हैं ताकि एक्सपोर्ट्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा हो, रिपोर्ट वगैरह थोड़े हम कम करें, जी। मतलब बाहरी दुनिया पे हम कम निर्भर रहे, बिल्कुल स्वदेशी पे मूव करना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए वापस आपके पास आएंगे, कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से पवन पटेल जी जुड़े हैं। पवन जी, क्या बजट में महंगाई और बेरोजगारी की अनदेखी की गई है? क्या कहेंगे आप, क्या लगता है इस बजट में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चश्मे पे जो देखेगा उसको लगेगा ये पूरे देश का कल्याण करने वाला बजट है, पूरे युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। जी। लेकिन हकीकत उससे ज्यादा, जैसा आर्थिक विश्लेषक जी आदित्य ने बताया कि किस टाइप से भारतीय जनता पार्टी का हाल है। जी ये भारतीय जनता पार्टी से मोटी मोटी बात समझ में आई कि एमएसएमई के लिए, तभी कुछ दिन पहले पेपर में था कि कई हजार एमएसएमई बंद हो चुके हैं। हम आंकड़ों पे अगर जाते हैं, आप ये सोचिए कि 12 लाख करोड़ रुपए हमें सिर्फ जो ब्याज है, जी। ब्याज देने के लिए हर साल हम 12 लाख करोड़ रुपए ब्याज चुका रहे हैं। 4.1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर्ज हो गया 2025 में। जी। तो ये हालत है। जब तक हम कम नहीं करेंगे, डीजल पेट्रोल के रेट को कम करना चाहिए, बिल्कुल। डीजल पेट्रोल के रेट कम नहीं करेंगे, जी। और सारी दुनिया हमारी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। लेकिन सारी दुनिया के आशा भरी नजरों के देखने के बाद भी एफडीआई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो आता नहीं है, बल्कि यहाँ के जो उद्योगपति मेक इन इंडिया के तहत हजारों करोड़ रुपए बाहर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो एफडीआई क्यों नहीं आ रही जब इतना अच्छा बजट है? दूसरा इसमें बोला जा रहा, देखिए सिंपल सी बात है, जो एफडीआई था पहले और बाद के 2025 की तुलना में 63% कम हुआ है एफडीआई। जी। ये तो इसका अचीवमेंट है कि अगर बढ़ रहा होता, सब कुछ अच्छा होता तो एफडीआई बढ़ता, घटता नहीं। रुपए, अब सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी जी, जब रुपया पतला होता था तो उनकी अनेकों स्पीच आप सोशल मीडिया पर देख सके होंगे कि जब रुपया पतला होता है तो देश की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि रुपया इतना पतला हो गया, फिर भी अब उसकी मजबूती पे बता रहे हैं। जो दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का है, ये पहले जीएसटी कम करेंगे उसके फायदे गिनाएंगे, फिर जीएसटी बढ़ाएंगे उसके फायदे गिनाएंगे। तो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी। तो मैं तो आंकड़ों पे बात करने के लिए कर रहा। ओल्ड एज के लिए बोल रहे हैं कि कुछ ब्याज में जो कमी की है, ओल्ड एज को जो सबसे बड़ी राहत थी, किराए में जो 50% छूट मिलती थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया था, उस छूट को नहीं किया। एक्यूआई, जो पर्यावरण पोल्यूशन इतना भयंकर है, एक्यूआई के लिए कोई प्रावधान, अडानी अंबानी को पूरे जंगल देते जा रहे हैं। एक्यूआई पे कितना बजट किया उन्होंने, कम करेंगे बता दें, कितने लोगों को रोजगार करेंगे? कुछ हमें समझ में आया जो कि रेलवे लाइन की बात करते हैं, तो बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? इन्होंने बजट किया था, बुलेट ट्रेन कहाँ हुई? कितने स्मार्ट सिटी आई? तो ये बतौलेबाजी वाला बजट है। ये हमेशा इस तरह के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। आज हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया, रुपया इतना पतला होता जा रहा है, विदेशी एफडीआई आ नहीं रही है, हमारे जो एमएसएमई बंद होते जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि तब बजट होगा कि जब हम कर्जे को कम करने की दिशा में कोई काम करेंगे। आप बताइए, अमृत जल योजना में इतने अरबों खरबों, इसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन दूषित पानी, इसका जवाब ले लेते हैं पवन जी इसका जवाब बीजेपी से ही ले लेते हैं। हरेंद्र विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरेंद्र जी, सवाल देखिए यही है, बजट 2026 आ चुका है, वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया, लेकिन लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, और जिस तरीके से बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, कई सारे सवाल उठ रहे, क्या कहेंगे? जैसा कि आप देख रही हैं कि पिछला बजट भी देख लो, वर्तमान बजट भी देख लो जी। ये ले जाना बजट, बाला बजट है और सर्वस्पर्शी समदर्शी बजट है जी, जिसमें सबका साथ सबका विकास समाहित है। और रही बात उसकी के रेट कम होना चाहिए, तो कांग्रेस की सरकारों में, हमारी सरकार में जो बजट पेश हुए हैं जी, आपने देखा कि एक बार आने बनने के बाद कोई पीछे नहीं होता। हमारी सरकार ने पिछली बार जीएसटी और अन्य कई मामलों में अपने आप को कम किया। जहां 28% था वहां 18% किया, जहां 18% थी वहां 5% किया, और जहां 5% था वो कम खत्म किया जी। तो जिस सब देश की प्रगति के लिए किए गए कार्य, और हमारा देश प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। पहले हम लोग रोना रोते रहते थे, आज हम अमेरिका से टक्कर दे रहे हैं। पूरा विश्व लड़ाई की आग में झुलस रहा है। एक हमारा देश, एक भारत एक है, पूरा विश्व हमारी तरफ उम्मीदों की निगाह से देख रहा है कि भारत हमारे क्या करने वाला है, भारत क्या करेगा, और भारत जो करेगा वो निर्णायक होगा, जो विश्व में भारत की पहचान और धाक बढ़ाने वाला होगा। रही बात उसकी
के विपक्षियों को हम कहना चाहेंगे बड़े आदरपूर्वक जी कि कभी तो देश के साथ खड़ा होना सीखो, हर बात में टांग खींचने की परंपरा बंद करो, जी। विकास के साथ बढ़ना सीखो। कब तक हम एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे? कभी तो हमें साथ में खड़े होना चाहिए। बिल्कुल आज बिल्कुल हमारे विदेश मंत्री पूरे विश्व में हमारी खाक बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। शैलेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए, सपा नेता। शैलेंद्र जी की तरफ रुक करना चाहेंगे। शैलेंद्र जी, कभी तो खड़े होइए, बजट आ चुका है लेकिन इस पर भी मीन मेक निकाली जा रही है, साथ तो खड़े होइए, ये एक सवाल उठा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नारे बहुत अच्छे देती है, कभी विकसित भारत का, जी कभी सबका साथ सबका विकास, कभी अमृतकाल, कभी देश विश्व गुरु बनेगा, लेकिन नारों के हिसाब से वो काम नहीं करती। जी आप बताइए, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जी जो इन्होंने पूरा अपना भाषण दिया, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, उन्होंने सुना भी होगा, पूरे देश ने सुना। बिल्कुल पूरे भाषण में बताइए उन्होंने किसानों के लिए क्या बात की, किसानों के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर उन्होंने क्या किया। जी। मैं ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, भाई जब चुनाव चल रहा था 2014 में, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे। किसानों की आय दुगनी कैसे हो जाएगी? भाई यूरिया खाद क्या रेट बिक रही है? 2014 में क्या रेट बिक रही थी? डीजल का रेट क्या था और आज क्या है? जी जी 3 गुना हो गया। 90 रुपए के आसपास डीजल बिक रहा है, 35-40 रुपए में बिकता था। जब डीजल महंगा होगा तो किसान की आय दुगनी कैसे होगी? महंगाई पे इस सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं जी। है। आप देखिए, रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में 92 हो गई, जबकि 2014 में 42 के आसपास हुआ करती थी। जी आप देखिए, सोने की कीमत क्या हो गई, 28,000 रुपए प्रति ग्राम, 10 ग्राम सोना हुआ करता था, और आज क्या है? 43,000 रुपए सोना हुआ करता था, और चांदी की कीमत कितनी बढ़ गई? 1,65,000 10 ग्राम हो गई है। जी तो जब तक किसानों के, नौजवानों के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम नहीं करेगी, तो ये तो एक बनावटी चीजें हैं। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है। आप देखिए, कुछ कुछ दवाइयां हैं जिसमें 18% जीएसटी है। जी शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, कॉपी किताबों में 18% जीएसटी है। इन्होंने किसान, नौजवान के लिए इन्होंने क्या किया है? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। नहीं तो ये तो जो बजट पेश हुआ है, क्या ये बजट सही नहीं लगा आपको? उम्मीदें नहीं है क्या इसमें किसी के लिए भी कुछ नहीं किया गया? भाई, इन्होंने किसानों के लिए क्या किया है बताइए? किसानों के लिए क्या किया है? क्या बताइए? रोजगार के अवसर मुहैया कराया इन्होंने, कहा था 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का काम करेंगे। 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग कितने हो गए आज की डेट में? 12 दूना 24 करोड़। 24 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला क्या? किसान की आय दुगनी हुई क्या? ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये अमृतकाल, विकसित भारत, ये सब कहने से काम नहीं चलेगा, काम करने से होगा। महंगाई देख लीजिए आप। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होगा, ये आपका कहना है। ठीक है, इसका जवाब बीजेपी से लेंगे, लेकिन कांग्रेस नेता भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता से जवाब नहीं थी, कोई डांटे वाली बात नहीं कि उन्होंने वही रटा है जो सबका साथ सबका विकास, जबकि सबका साथ भाजपा का विकास इनका नारा है। अब ये बोल रहे कभी तो साथ करिए, खड़े हो। ये पहलगाम, पुलवामा, इतना बड़ा हमला हुआ, पूरा देश मोदी जी के पीछे था, लेकिन मोदी जी ट्रंप के दबाव में सरेंडर कर दिए। तो किस तरह देश खड़ा हो, कैसे देश खड़ा हो, ये इसकी जवाब नहीं देंगे। जीएसटी बढ़ा दिया, ये नहीं बताएंगे कौन बढ़ाया है, किसने बढ़ाया जीएसटी। आज काम करेंगे और अपनी का काम करेंगे। देखिए, डाटा का मत दे कि भारत सबसे तेज से विकास, इसकी आर्थिक स्थिति विकास बढ़ने वाली। 140 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे निकल रहा है, फिर भी हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सब लोगों का कल्याण कर रहे हैं। पिछले अप्रैल से दिसंबर तक आईटी सेक्टर की 5 सबसे बड़ी कंपनियां सिर्फ रोजगार दी, जानते हैं कितना? 17 रोजगार दिया है। ये अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। आज आप बात कर रहे हैं प्रति व्यक्ति आय में हम 140वें नंबर पर है, प्रति व्यक्ति आय में 140वें नंबर पे। हमें देखना महंगाई के हिसाब से क्या है। 2023 में प्रति व्यक्ति 3,90,000 रुपए था, आज 2025 में 4,80,000 रुपए हो गया। ये अचीवमेंट है। आप डीजल पेट्रोल का रेट कम नहीं करोगे, आप ट्रेन की बात करोगे, आप अभी ट्रेन का बड़ा बतौलेबाजी कर दी। जो ट्रेन चल रही है उसके आप ट्रैक सुधरवा नहीं पा रहे हो, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। ट्रेन के टॉयलेट में चले जाओ तो
आती वापस आ पाएगा। ये सिर्फ बतौलेबाजी वाला बजट है, धरातल पर कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि मैं स्वागत करता भारतीय जनता पार्टी के बजट का। ये हिसाब दे दे कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी ने की थी, क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गया? क्या रुपया जब पतला होता था कांग्रेस के समय में तो देश के प्रधानमंत्री की और देश की साख गिरती थी, आज देश की साख बढ़ रही है। ये जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, पहले तीनों काले कानून लाएंगे, फिर तीनों कानून उतार के अपना पीठ ठोकेंगे, पहले जीएसटी बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे। एक भी किसी भी वर्ग को, या हम कहते हैं कि अगर अडानी और अंबानी को आप जंगल दे रहे हो और यहां बोल रहे हैं क्यूआई खराब है, अब आप किस तरह क्या प्योरीफाई करते, क्या पैमाना है, क्या मापदंड है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना। ये चुनाव में पैसे बांटते हैं और चुनाव जीतते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा इनके पास पैमाना नहीं है। नहीं तो आज रोजगार, अगर बेरोजगार को रोजगार मिल गया होता तो हम स्वागत करते, लेकिन इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं। रोज किसान डंडे खा रहा है, किसान 750 शहीद हो गए, रोज खाद के लिए मर रहा किसान, आए दिन आप देख लीजिए ना इन्होंने महिला, युवा, किसान, किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। जीएसटी के स्लैब में कोई कटौती नहीं की है, जिस तरह के आप बोले एक आध दो दवाओं को घटाने से नहीं होता। हम कहते हैं जीएसटी फ्री होनी चाहिए दवाई ना, स्वास्थ्य तो फ्री होना चाहिए ना, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ करने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल। ठीक है, चलिए इसका जवाब लेंगे, बीजेपी से जरूर मुस्कुराते हुए जवाब देंगे, लेकिन पहले हमारे साथ आर्थिक विश्लेषज्ञ जुड़े हैं साहू जी। साहू जी क्या कहेंगे, ये जो बहस है अभी चुनाव तक पहुंच चुकी है, लेकिन जिस तरीके से ये बजट हुआ है तो क्या कहेंगे कि ये बजट 2029 को लेकर लॉन्ग टर्म बजट पेश किया गया है, क्या कहना है इस पर? जी ये लॉन्ग टर्म के लिए है और यदि ये सक्सेसफुल हुआ तो आगे इसका आउटकम्स मिलेंगे। बट अपने हर साल बजट अच्छा बनता है, आता अच्छा है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट में चाहे बीजेपी में, लेकिन एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होता है। दिक्कत ये है, मतलब स्कीम तो बहुत आती है लेकिन वो जिन्हें बेनिफिट दिया जाना चाहिए एंड यूजर्स को, जैसे किसान हो गए, बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, उन तक वो बेनिफिट जाता नहीं है। बात वो है, और उसका मेन कारण है करप्शन अपनी इंडिया में। स्कीम्स तो बहुत आती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है। जी बिल्कुल ठीक है, यदि इम्प्लीमेंटेशन हमारा प्रॉपर होने लगे तो देश बहुत आगे जा सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी की तरफ रुक करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लग रहा है हरेंद्र जी, एक बड़ा आरोप लग रहा है प्रति व्यक्ति आय में भारत की स्थिति दूसरे देशों की अपेक्षा ठीक नहीं है, ये कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? अभी हमारे पहले तो आर्थिक प्रवक्ता जो कुमार साहू जी का प्रश्न था उस पर भी मैं बता दूं जी कि हमारी सरकार आने के बाद जो सुधार हुआ है सबसे बड़ा, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तब वो खुले मंचों से कहते थे कि 1 रुपया जो हमारा चलता है विकास के लिए, और विकास तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे पहुंचता है, 90 पैसे कहां जाता है उन्हें पता नहीं। हमारी सरकार आने के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहले गरीबों के सभी व्यक्तियों के जनधन खाते खुलवाए गए कि जो 1 रुपया भी चलेगा तो 1 रुपया डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर के माध्यम से हमारे जिसको वो रुपया पहुंचना चाहिए वहां पूरा रुपया पहुंचे, तो इससे भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी लगाम लगी है। दूसरा विषय आते हैं, हमें कांग्रेस प्रवक्ता महोदय पवन पटेल जी कह रहे थे कि सड़क रेलवे लाइनें उखड़ी पड़ी हैं और कौन सी गाड़ियां इन्होंने बढ़ा दी है। हमारी सरकार आने के बाद जो सदियों से रेलवे लाइनें पड़ी हुई थी उनको बदला गया, सारे ट्रक डबल किए गए, सारी लाइनें इलेक्ट्रिक लाइनें की गई। इनके पहले की सरकारें ट्रेनें नहीं बढ़ाती थी, सिर्फ उनकी स्पीड बढ़ाती थी और फास्ट को सुपर फास्ट कर देती थी, जनरल को इमरजेंसी। हमारी सरकार आने के बाद आज लगभग अधिकांश ट्रकों पर एक वंदे भारत गाड़ी डाली जा चुकी है। हर साल किराया कितना है वंदे भारत का? किराया जी किराया तो बताइए। आप क्या चाहते हैं कि गरीब हमारा गरीबी बना रहे, गरीब हमारा गरीबी बना रहे? रुपए तो 5 किलो ये कुछ भी अपना रटा रटाया बोलेंगे कैसे चालू हो जाएगा। देखिए वंदे भारत की गाड़ियां खाली नहीं चल रही हैं, बराबर फुल चल रही हैं, बराबर फुल चल रही है। यदि उनके नहीं, लेकिन देखिए हरेंद्र जी सवाल तो देखिए जो कांग्रेस ने उठाया है, हरेंद्र जी सवाल जो कांग्रेस ने उठाया वो कहीं ना कहीं सही माना जाएगा, क्योंकि जो वंदे भारत का किराया है एक आम आदमी की पहुंच से तो काफी दूर है, मध्यम वर्गीय परिवार की पहुंच से तो काफी दूर है। ये सवाल कहीं ना कहीं सही है। अरे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, कहिए हरेंद्र जी। आपने तो भूखों मारा है, आपने तो भूखों मारा, हम तो 5 किलो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, उससे भी ज्यादा दे रहे हैं, दाने भी दे रहे हैं, अनाज गेहूं चावल नमक तेल सब कुछ दे रहे हैं।
आपने अरे तो रोजगार बोलना दो मारा है। महाराज, रोजगार अपनी दो, तरफ से अपने पैर पे लोगों खड़ा को इतने करो। साल से फ्री खिलाना नहीं तो जब कांग्रेस की सरकार थी पवन जी, आपसे आपने सवाल, आप कितने रोजगार मांग रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने कितने लोगों को बात रोजगार बनाया, मिला, आपने जरा बता बनाया। दें। हरेंद्र जी, इनसे सवाल है, कांग्रेस से सवाल है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आपने यहाँ पे बनाया रोजगार है दो, सबको। बीजेपी से आप कह रहे हैं कि रोजगार दो। जब कांग्रेस की सरकार थी कितने लोगों को रोजगार मिला था, कितने लोगों को राशन बांटा गया था, जरा ये भी बता दें। कांग्रेस की सरकार में जितने इंडस्ट्रीज लगती थी, जितनी फैक्ट्रीज लगती थी, मध्य प्रदेश के लेवल में कमलनाथ जी ने एक्सेप्ट किया था कि जी। 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देंगे। उस समय का रोजगार देख ली, पकौड़े तलने वाले रोजगार को हम अपने हिस्से में नहीं लाते थे। कांग्रेस और भाजपा के, कांग्रेस में कितना कर्जा था और भारतीय जनता पार्टी में कितना आज- कर्जा है, आज- एक चीज का आज- जवाब नहीं दे आज पाए कोई कि कटोरे रुपया लेके पतला हो रोजगार रहा की हो। भीख नहीं सुनिए, मांग रहा है। अरे सुनिए हरेंद्र जो स्वाभिमानी जी, है। मैं मुद्दों पे जवाब मांगता हूं, मैं मुद्दों पे जवाब दे दीजिए कि 140 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हो, इसका जवाब दे दीजिए। आईटी कंपनीज में पिछले 8-10 महीने में सिर्फ 17 लोगों को रोजगार मिला। जो विदेशी मैन्युफैक्चरिंग का योगदान आज 12.8% है, कांग्रेस के समय में 15.6% था, इसका जवाब दे दीजिए। एफडीआई में 63% की गिरावट के हुई, इसका जवाब दे दीजिए। 24-25 जवाब ही मांगते रहेंगे। व्यापार आप घाटा हुआ। जवाब अरे ही मुद्दों मांगते जवाब रहेंगे। करो ना। ठीक है, चलिए जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। पवन जी जवाब सुन लेते हैं, जी दीजिए, हरेंद्र जी जवाब दीजिए। जो किया है उसको तो भी, जो किया है उसको आप बताएंगे नहीं, हमेशा टांग खींचते रहेंगे। आज हम सियाचिन ग्लेशियर तक टनल बना रहे हैं, हमारी सड़कें बन रही हैं। पहले चाइना वहां पर कब्जा करने रोज आता था और आज हमारी जमीन, हम लोग वहां तक पहुंच गए हैं। पहले जमीनों पर कब्जा होते थे, आप तो पुलवामा में पहुंच गए, पहलगाम में पहुंच गए, कुछ भी बतौलेबाजी करो यहाँ डिबेट पर बैठ के। क्यों नहीं पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे? उस समय हमारी अरे जमीन विजय साहब को अधिग्रहण की इस्तीफा तो गई है। दिलवा नहीं पा रहे हो। विजय साहब इस्तीफा दे दिया, तुम्हारा मंत्री सेना का अपमान किया, रोज सुप्रीम कोर्ट बोली उसको हटाओ। अरे देखिए, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। देखिए, उस पर चर्चा नहीं हो रही है फिलहाल, उस पर चर्चा नहीं हो रही है फिलहाल, बजट पे चर्चा हो रही है। तो आप बताइए हरेंद्र जी, क्या ये हरेंद्र जी, एक मिनट, पवन जी आ रहे हैं, वापस आपके पास आ रहे हैं। हरेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब केवल भ्रष्टाचार ही होता था, क्या कहेंगे? 100%, इसीलिए तो 70 सालों में हम लोग काम नहीं कर पाए, जो 10 सालों में हम लोगों ने करके दिखा दिया है। जी जी 70 सालों में हर गांव में लाइट नहीं पहुंची, 70 सालों में हर गांव में पानी नहीं पहुंचा, 70 सालों में सड़कें नहीं बना पाए, 70 सालों में हर जगह रेलवे लाइन नहीं पहुंचा पाए। सब तुम्हें कर हमने लियो, 10 देखा सालों जा, में तुम्हें कर कर दिया, दियो। तो 70 सालों में ये लोग नहीं कर पाए। और उसके बाद भी ठीक है। हम लोग 11 नंबर से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन एक गए। जगह मुझे मौका दीजिएगा। छोटी मोटी बात है, जी इसकी अभी हम 4 बताते नंबर हैं की ना। अर्थव्यवस्था है, बहुत जल्दी 3 नंबर की। आज हम कह सकते हैं और 2045 तक हम विकसित भारत होंगे। 2 मिनट मुझे हम मौका चैलेंज दीजिएगा। से कह रहे हैं विकसित बिल्कुल, भारत मिलेगा होंगे। मौका। यदि आप लोग साथ खड़े हो जाए तो आप टांग खींचते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे पवन जी, जो काम कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई वो बीजेपी ने 2014 में आने के बाद से वो काम करके दिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठाए जा रहे, क्यों? नहीं तो काम तो करके दिखा दिया, कर्जा बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, 750 किसान शहीद हो गए, वही तो बोल रहे हैं। अगर इन्होंने सही दिशा में काम किया होता तो विधायकों की खरीद फरोख्त क्यों करती? क्यों अपने दर पे सरकार नहीं बनाते हो? क्यों दूसरे लोगों को डराते तो हो? भाई क्यों विधायक दूसरे इतने को सस्ते क्यों है, क्यों बिक जाते हैं? विधायक इतने सस्ते बिक क्यों जाते हैं? आप विधायक खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं, तो फिर विधायक इतने सस्ते क्यों है, बिक क्यों जाते हैं विधायक, वो भी बता दीजिए। नहीं बिकना चाहिए ना सर। जवाब किसी को सुनिए, तो जवाब सत्ता का दुरुपयोग करोगे ना। अजीत पवार जी नहीं रहे उनके लिए 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला बोलते थे। जवाब जड़ दोगे, नियम कानून की धमकी दोगे, ईडी-सीआईडी का भी साथ में दोगे, ईडी-सीआईडी की धमकी दोगे आप ना, तो आदमी बदलता नहीं, बदलना पड़ता है। लोग मजबूरी में क्यों डराते हो? क्यों तुमने पैसे बांटे बिहार में? क्यों? अगर आपकी नीतियां इतनी अच्छी थी तो क्यों आप चोरी करोगे, आप क्यों चोरी पैसे करोगे? चलिए ठीक है, दोनों के पास वापस आते हैं, दोनों के पास वापस आते हैं। सपा की तरफ रुख करना चाहेंगे, सपा की तरफ रुख करना चाहेंगे। सबका साथ सबका विकास हो सपा, गया। चलिए देखिए पवन जी वापस आते हैं, शैलेंद्र जी की तरफ रुख करना चाहेंगे। यादव जी, क्या ये विरोधी राजनीतिक ज्यादा और आर्थिक कम है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बजट लाई है, मैंने पहले भी कहा कि पूरे भाषण काल में सीतारमण जी ने किसानों की बात नहीं की। जी इस देश का किसान जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से बहुत ही परेशान है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। जब इस 2012 से 2017 में इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हुआ करते थे, जी, जी। तो आप देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार भी कितना काम हुआ। तब किसान खुश थे, तब किसान खुश थे।
अरे बिल्कुल खुश थे। आप देखिए मेदांता अस्पताल बना दिया उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लेकिन शिक्षा लेकिन शैलेंद्र जी रोकना चाहेंगे। शैलेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि जब इनके अखिलेश यादव की सरकार थी तब सभी खुश थे, लेकिन बीजेपी तो बड़ा आरोप लगा रही है माफिया राज था, जंगल राज था। आरोप लगाने के अलावा करेंगे क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी जंगल राज की आप बात करेंगे। अभी आप देखिए किस तरीके से रोज हत्याएं हो रही हैं। अभी मेरठ की घटना आप भूल गए? किस तरीके से एक माँ ने जब अपहरण का अपनी लड़की का विरोध किया तो उसकी माँ की हत्या कर दी। और हत्या करने वाले लोग कौन थे? मुख्यमंत्री के सजाती जात के लोग थे जी। मैं कितनी घटनाएं बताऊं? आप किस विषय पर पहुंचते हैं? क्या विषय चल रहा है आपको बताऊं? ठीक है, बजट को लेकर पहले हम चाहेंगे कि बजट पे हम बात कर लें। शैलेंद्र जी, हम बजट को लेकर बात कर लें, उस पर चर्चा आगे भी रखेंगे हम, लेकिन पहले बजट पे हम बात कर लें। देखिए बजट पे जब तक इस देश का किसान नौजवान जी खुशहाल नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। आप बताइए खाद का रेट क्या है आज की डेट में? क्या खाद की बोरी जो 50 किलो की हुआ करती थी यूरिया की अब 45 किलो की कर दिया इन लोगों ने? उसके रेट में क्या कोई कमी हुई क्या? डीजल का रेट गिरा क्या? सीएनजी गैस का रेट गिरा क्या? ये तो आम लोगों की जरूरतें हैं। पहले से विकसित भारत शुरू नहीं होगा जब तक जो इस देश का जो गरीब है, मजदूर है, जब तक उसके लिए आप कार्य नहीं करेंगे तब तक इस देश और इस समाज का विकास होने वाला नहीं है। बात तो बताने से कुछ नहीं होगा कि विकसित भारत, सबका साथ, सबका विकास, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा जब इस देश का नौजवान और किसान ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, जवाब देने के लिए तैयार है हरेंद्र जी, क्या कहेंगे? जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने कितना कम कर दिया था, इन्होंने कितने किसानों को आगे बढ़ा दिया था। और जब इनकी सरकार थी तो हमारे देश के हमारी सरकार में कर दी थी, हमारे पास ब्लड प्रूफ देखे थे। क्या कर दिया? सिंचाई फ्री थी, पता कर लीजिए। सिंचाई फ्री कर दी थी तो हमारी सरकार भी 2 महीने 2000 3 महीने में किसानों को दे रही है। किसान सम्मान निधि के नाम पे दे रही है, मृदा परीक्षण करवा रही है, इसके अलावा लखनऊ में दे रही है और किसान की आय बढ़ाने के लिए। आप लखनऊ में विद्यालय का नाम बताइए। आप विषय पर देखिए, किसी दिन फुर्सत में बैठिए, आपको सब बताएंगे। एक विद्यालय नहीं, आपके समय में कितने एम्स थे, हमारे समय में देखिए फिर मुद्दे से भटक के बात नहीं करेंगे, मुद्दे से भटक के बात नहीं करेंगे। विद्यालय का नाम तो आपने पहले भी पूछा था, मुद्दे से भटक के बात नहीं करेंगे। वापस आपके पास आएंगे, हमारे साथ आर्थिक विश्लेषज्ञ भी अभी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए थोड़ा सवाल जो है साहू साहब थोड़ा हटके है कि एक गाना था बहुत प्रसिद्ध, मनोज कुमार की फिल्म थी और वो गाना बहुत प्रसिद्ध था कि मेरे देश की धरती सोना उगले और उगले हीरे मोती। अब वो कितना सही आपको साबित होता है, कितना सही लगता है आपको? टफ क्वेश्चन। अब वो ऐसा सिचुएशन नहीं है जी फिलहाल, क्योंकि जिस हिसाब से वर्ल्ड इकोनॉमी अभी रिस्पॉन्ड कर रही है, वर्ल्ड में इतनी मतलब लड़ाई हो रही है ट्रेड डील्स को लेके, बाकी चीजों को लेके, सोना चांदी इतना हाई जा रहा है इंटरनेशनली, तो अब वो चीज थोड़ी सी इम्पॉसिबल टाइप है। बस चल रहा है आज की डेट में, मतलब जो हमारे जैसे क्लाइंट्स वगैरह हैं वो भी यही कहते हैं कि मतलब ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी आने में टाइम लगेगा कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जवाब सही है। लेकिन यही कहेंगे कि अब जब 2026 का ये बजट आ चुका है तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर आवाजें जरूर उठ रही है। एक छोटा सा सवाल बीजेपी से और है कि अखिलेश यादव ने ये कहा है कि सपने दिखाने वाला बजट है, इस पर क्या कहेंगे? छोटी सी राय। उन्होंने बहुत सही कहा, सपने दिखाने वाला बजट है। अखिलेश यादव जी का हम उसमें सम्मान करते हैं, क्योंकि जब सपने देखते हैं तभी तो सपने सफल होते हैं। बिल्कुल, जब हम सपने ही नहीं देखेंगे तो सपने सफल करने का प्रयास ही नहीं करेंगे। उन्होंने कभी सपने देखे ही नहीं है, सोते रहे। हम तो सपने देखते हैं और सफल करने का प्रयास भी करते हैं, सपने सफल भी हो रहे हैं। उसके लिए अखिलेश यादव जी को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता को स्वीकार किया। मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, जी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि सपने दिखाने वाला बजट है, वो कहीं ना कहीं एक हित के लिए दिया है कि अगर सपने देखेंगे तभी ये पूरे होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो सपने नहीं देखते वो कुछ कर ही नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। आपने कहा कि एक बजट को लेकर जो बयान आया, जी जी कहिए। हर क्षेत्र के लिए, चाहे समाज हो, चाहे आवास हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे सीमा की सुरक्षा का क्षेत्र हो, जी बिल्कुल,
के लिए बहुत अच्छा बजट है और सबको तक नीचे लेवल तक पहुंचने वाला बजट है, जिसमें कोई भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप बजट को अच्छा बता रहे हैं, भ्रष्टाचार रहित बजट बता रहे हो, साथ ही सबके साथ सबका विकास को लेकर बजट बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन समय अभी हमारे पास कम है, इसलिए चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर बजट 2026 एक स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार कैपेक्स से आधारित विकास, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, एमईएमई, स्पोर्ट्स और सख्त फिस्कल अनुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रही। इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को केंद्र में रखकर भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ये जो बजट है आम कदम साबित होगा। फिलहाल बजट को लेकर जो चर्चा थी वो भी आपने सुनी, आगे फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार।